नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज 9वीं कक्षा का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लेक्चर 5 में जूलिया ये पाठ देखेंगे। आज के पाठ के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कुछ कठिन शब्द लगेंगे उनके शब्दार्थ भी हम देखेंगे। आज के पाठ का नाम है जूलिया और ये लिखा है अंतोन चेखव जी ने। सबसे पहले लेखक अंतोन चेखव जी का हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ, तगान रोग में, ये रूस में है, और इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण उन्होंने किया हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, ये उनका उपन्यास है, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनकी कहानियाँ प्रसिद्ध है। इवानोव, द चेरी ऑर्चर्ड आदि उनके नाटक भी प्रसिद्ध है। अब हम गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। यह एक एकांकी है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने के हेतु प्रेरित किया है। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारा पाठ है जूलिया, अंतोन चेखव लिखित यह पाठ। इसमें उन्होंने दब्बूपन पर करारा व्यंग यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो लोग दब्बू स्वभाव के होते हैं उनको अपना व्यवहार परिवर्तित करके अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की हुई है। अब हम पाठ देखेंगे। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वसिलदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठते हुए शुक्रिया कहती है। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? देखिए, यहाँ पर जूलिया एक गवर्नेंस है जो गृहस्वामी के घर में उनके बच्चों को संभालती है और उनको पढ़ाती भी है। अब जूलिया जिस स्वभाव की है उसके चलते वो गृहस्वामी से तनख्वाह नहीं मांगेगी, ये गृहस्वामी को पता है, इसलिए वो उसको बुलाते हैं और तनख्वाह के बारे में हिसाब करने के लिए बोलते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल हमने तय की थी ना। जूलिया को भी तनख्वाह चाहिए। अब वो कहते हैं, देखिए, जैसे ही गृहस्वामी बोलते हैं कि तुम्हारी 20 रूबल तनख्वाह तय हुई थी ना, तब विनीत स्वर में जूलिया कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30 रूबल। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली एक गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए अब 2 महीने पूरे हो गए हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया को पता है कि उसकी तनख्वाह 40 रूबल है, लेकिन गृहस्वामी जब कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल ही है और ये चीज़ मैंने डायरी में नोट करके रखी है, तब जूलिया कुछ कह नहीं पाती। और उसके ऊपर गृहस्वामी कहते हैं कि तुम्हें बराबर 2 महीने पूरे हुए हैं। वहाँ पर भी जूलिया कहना चाहती है कि मुझे 2 महीने नहीं, 2 महीने और 5 दिन ऊपर हुए हैं, लेकिन ये बात गृहस्वामी सुनते नहीं हैं। अब गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना?
अब देखिए, गृह स्वामी को जूलिया को तनख्वाह तो देनी है, उन्होंने खुद उसको बुलाया है, लेकिन देते वक्त वो हिसाब करने बैठे हैं। गृह स्वामी के हिसाब से जूलिया के 2 महीने के 60 रूबल हुए हैं, लेकिन 60 रूबल भी वो कब देंगे जब जूलिया ने कोई छुट्टी न ली हो। अब जूलिया ने इतवार को छुट्टी ली थी मतलब उसने कोल्या को सिर्फ घुमाया था। गृह स्वामी का जो बेटा है कोल्या, उसको सिर्फ घुमाया है, और गृह स्वामी के हिसाब से बच्चे को घुमाना कोई काम नहीं होता है, और इसलिए तुमने वो छुट्टी मनाई है, और उसके अलावा 3 और छुट्टियाँ जूलिया ने ली है, ऐसा गृह स्वामी का कहना है। गृह स्वामी की बात सुनकर जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी आप कह रहे तो ठीक, रुक जाती है। उसको ये बात यकीन नहीं हो रहा है, उसको पता है कि उसने छुट्टियां नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो गृह स्वामी के सामने कुछ कह नहीं पाती, लेकिन दबे स्वर में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करती है। तब गृह स्वामी कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। अब देखिए, 2 महीने का तनख्वाह गृह स्वामी देने वाला है जूलिया को, लेकिन 2 महीने में जितने इतवार आए, जैसे 9 इतवार आए तो 9 इतवार की छुट्टी के पैसे उसने काट लिए, और 3 दिन की छुट्टी जूलिया ने ली थी, ऐसे 12 दिन की तनख्वाह उसने काट ली। यानी तुम्हारे हुए 12 रूबल कट गए। उधर कोला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने 12 रूबल तो 12 छुट्टियों के काट ही लिए, है ना। और अब कहते हैं कि कोल्या 4 दिन बीमार था तो तुमने वान्या को ही पढ़ाया, उन 4 दिनों की छुट्टी भी उन्होंने जोड़ दी। उसके अलावा 3 दिन दांतों में दर्द था, तो उसकी 3 दिन की छुट्टियाँ दोपहर बाद जूलिया को छुट्टी दे दी थी गृह स्वामी की पत्नी ने, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे कुल मिलाकर उन पहले की 12 छुट्टियाँ और ये 7 छुट्टियाँ, ऐसी 19 छुट्टियाँ उन्होंने 60 रूबल में से कट करवा ली। 2 महीने की 60 रूबल तनख्वाह और उस 60 रूबल में से 19 छुट्टियाँ उन्होंने कट कर ली, हर एक छुट्टी का 1 रूबल, ऐसे माने 41 रूबल अब बच गए। गृह स्वामी कहते हैं, ठीक है ना, 41 रूबल। जूलिया ये सब बातें सुनकर रुआसी हो जाती है, उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि गृह स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गृह स्वामी के हाँ में हाँ मिलाती है और जी हाँ कह देती है। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए कहते, हाँ याद आया, पहली जनवरी को तुमने चाय के प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? देखिए, गृह स्वामी ने पहले उस जूलिया के 12 रूबल छुट्टियों के कट किए, उसके बाद उनकी पत्नी ने जो छुट्टियां दी थी उसके ऐसे कुल मिलाकर 19 रूबल कट करवा दिए थे, और उसके बावजूद गृह स्वामी अपने डायरी में हिसाब देख रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि हाँ, तुमने पिछले जनवरी 1 तारीख को तुमने प्लेट और प्याली तोड़ी थी और वो काफ़ी महंगी थी, इसके लिए मैं उसके भी पैसे काटूंगा। और तुम जब गार्डन में बच्चों को घुमाने ले गई थी तो बच्चे की जैकेट में एक पेड़ की टहनी अटकने से उसकी जैकेट फट गई थी खरोच की वजह से, तो वो जैकेट तो काफ़ी महंगी थी, तो मैं उसके भी पैसे काटूंगा। और घर की साफ़ सफाई करने वाली जो नौकरानी थी उसने बच्चे के नए जूते चुराए थे, तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी वजह से ही वो काम वाली ने वो जूते चुराए, इसलिए वो पैसे भी तुम्हारी तनख्वाह में से कटेंगे, ऐसा गृह स्वामी कह देते हैं।
गृहस्वामी की ये सारी बातें सुनकर जूलिया कुछ कह नहीं पाती और वो खामोश बैठी रहती है। उसको देखकर गृहस्वामी कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। इस प्रकार काफ़ी सारे पैसे उसके जूलिया के तनख्वाह में से कटने वाले हैं और आगे क्या और कितना हिसाब गृहस्वामी अपने डायरी में लिख कर उसको पढ़कर सुनाने वाले हैं, यह अब हम अगले भाग में देखेंगे। गृहस्वामी अब जूलिया को अंत में कितनी तनख्वाह देंगे, उसके कितने रूबल बनेंगे या और कितने रूबल कट जाएंगे, ये सब हम अगले भाग में देखेंगे। अब कुछ शब्दार्थ देखेंगे जो इस पाठ में आए हुए हैं। रूबल, रूबल का मतलब है रूस की मुद्रा, वहाँ का चलन। जैसे भारत का रुपया है वैसे रूस का रूबल है। निर्मम मतलब निर्दयी, भीरू मतलब डरपोक, बोधा मतलब मूर्ख या सुस्त, और नागा मतलब वह दिन जिस दिन काम न किया हो, छुट्टी का दिन। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं, जैसे ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिकार कर लेना या फिर दूसरे की वस्तु हजम कर लेना। इस प्रकार हमारा जूलिया का भाग पहला खत्म हुआ। हम लेक्चर नंबर 6 में जूलिया का दूसरा पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।